Good evening aspirants, welcome to Coach Up ISE learning platform. My name is मनीष शुक्ला और आज मैं आपका NCERT ज्योग्राफी वाला मॉड्यूल आगे कंटिन्यू करूँगा। जो हमारा लास्ट लेक्चर था NCERT ज्योग्राफी मॉड्यूल में, वहाँ पे हम लोग मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ या पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हम लोग देख रहे थे वो था लिथोस्फीयर या भूमंडल। ठीक है, अब इस लिथोस्फीयर या भूमंडल के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। फिर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप के बारे में चर्चा करी थी। मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग इस पूरे लेक्चर को अब एटलस के थ्रू कंटिन्यू करिए। एटलस बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था कि अब जो आगे से लेक्चर होंगे उसमें आप एटलस साथ लेके बैठेंगे, एटलस में चीज़ें ट्रेस करते हुए चलेंगे। तो आई होप आप वो चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हाइड्रोस्फीयर में हम लोग आज के लेक्चर में हाइड्रोस्फीयर के आगे से कंटिन्यू करेंगे। हाइड्रोस्फीयर के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर के बारे में, इट इज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। फिर मैंने बताया था कि वाटर किन किन डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। वो एज ए रनिंग वाटर हो सकता है, किसमें, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, या आइस के फॉर्म में ग्लेशियर्स में, या वो अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, भूजल, या वो वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में हो सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर प्रेजेंट होता है। फिर मैंने बताया था ये एक वाटर साइकिल होती है जिसमें ये डिफरेंट फॉर्म्स एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब जो हाइड्रोस्फीयर का एक प्रमुख पार्ट है क्या, ओशंस या महासागर। अब उन महासागरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि कितने अलग अलग महासागर हैं, उन एक एक महासागर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। ओशंस या महासागर, तो 5 आपके मेजर जो है ओशंस हैं, 5। कौन कौन से, पैसिफिक या प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या हिंद महासागर, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। क्लियर, 5 आपके मेजर ओशंस हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ये वर्ल्ड का मैप है और आप लोग, आई होप एटलस आप लोगों के साथ में होगा, वहां पे ये 5 जो ओशंस हैं उनको आप ट्रेस करेंगे मैप में। यहां पे देखिए ये है आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये है आपका इंडियन ओशन। क्लियर, ये है आपका पैसिफिक ओशन। आप लोग जानते हैं ग्लोब स्फीयर के फॉर्म में है अर्थ, तो ये पार्ट और ये पार्ट कनेक्टेड है। उस 3D को जब हम 2D पिक में लाए हैं, ठीक है, 2D मैप में लाए हैं, तो इसलिए ये आपको एक एंड पे, वो दूसरे एंड पे दिख रहा है। बट ये 3D अर्थ हमारा स्फीयर शेप है, तो ये प्रशांत महासागर का एक पार्ट है पैसिफिक ओशियन का, और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, ये आपका सदर्न ओशन हो गया, और ये आपका आर्कटिक ओशन हो गया। क्लियर, 5 मेजर ओशंस आपके ऐसे कंप्लीट होते हैं। अब हम क्या करेंगे,
एक एक ओशन को उठाते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। उसके पहले कुछ ओशन के बारे में इन जनरल चीजें पढ़ेंगे। आप लोगों को ये चीज मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अभी जो कुछ भी हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं वो 6th स्टैंडर्ड का है, क्योंकि हम 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी डील कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, एडवांस हो जाएंगी, कंटेंट इनरिच होता जाएगा। तो यहां पे है कि जो ओशन में वाटर होता है उसका जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द ओशंस। ठीक है, अब वो 3 मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? एक ओशंस में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो है वेव्स या तरंगे। ठीक, दूसरा है आपका टाइड्स या ज्वार भाटा, और थर्ड है आपका करेंट्स या धाराएं। तो 3 अलग अलग इन प्रकारों से जल जो है वो समुद्र में मूव करता है। अब मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा इन तीनों चीजों के बारे में, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड पे इनके बारे में बहुत कुछ एनसीईआरटी में बताया नहीं गया है, बस ये बता के आपको छोड़ दिया गया है। ये आपका 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जैसे आप पहुंचेंगे तो वहां पे इसके मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, खैर मैं आपको बता देता हूं, जैसे वेव्स या तरंगे। अब ये तरंगे हैं आपकी, इसको आप देखिए। होता ये है कि तरंगे कैसे समुद्र में उठती हैं, वेव्स कैसे ओशन में आती हैं। जो विंड होती है, ठीक, हवा जो होती है, जब हवा ओशियानिक वाटर के ऊपर से गुजरती है तो अपने साथ उस वाटर पे वो फ्रिक्शनल ड्रैग लगाती है, अपने साथ उस जल की सतह को खींचने की कोशिश करती है। उसकी वजह से वेव्स उठती हैं। अब मान लीजिए यहां पे आपका विंड चल रही है ओशन वाटर के ऊपर, तो ये विंड क्या करेंगी, अपने साथ वाटर को भी खींचने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शनल ड्रैग लगाएंगी। तो ये वाटर जो है वो विंड के साथ मूव करेगा, ऊपर और आगे मूव करेगा। बट हम लोगों को पता है कि एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हर ऊपर उठती हुई चीज को नीचे लाने की कोशिश करता है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस वाटर को भी जो ऊपर की तरफ उठा उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो ये वाटर यहां पे ऊपर गया, आप देख पा रहे होंगे। ये वाटर यहां पे विंड के साथ इसकी मूवमेंट हो रही, विंड का फ्रिक्शनल ड्रैग इसको खींच रहा है, और फिर ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वो इसको नीचे खींच रहा है। तो एक तरीके से जो वेव्स या तरंगे होती हैं ये एनर्जी का ट्रेवल होती हैं। वाटर मूव नहीं करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने स्थान पर केवल वाइब्रेट करते हैं। ठीक, देखिए वाटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाता है, यहां से उठा फिर वहीं पे आ गया, फिर यहां से उठा फिर यहीं पे आ गया। इसकी वजह से बट वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। हमने देखा विंड ने क्या किया, वाटर को अपने साथ ऊपर और आगे ड्रैग किया, फिर अर्थ की जो ग्रेविटी थी उसने इसको फिर से नीचे ला दिया। क्लियर? अब ये फिर से जब नीचे आएगा तो जो यहां पे वाटर होगा उसको पुश करेगा आगे की तरफ, ये पुश होके फिर ऊपर और आगे बढ़ेगा, फिर ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे ले आएगी। तो इस तरीके से क्रिएट क्या हो जाएगा, वेव्स क्रिएट हो जाएंगी, तरंगे क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर? तो ये होता है तरंगे आने का मैकेनिज्म। अब इसको डिटेल में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट करता हूं, एडवांस्ड लेवल में इसका मैकेनिज्म हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो होता है आपका वेव्स या तरंगे, जो कि विंड की फ्रिक्शनल ड्रैग की वजह से क्रिएट होती हैं ओशियनिक वाटर में। दूसरा है आपका टाइड्स या ज्वार भाटा। देखिए टाइड्स आने का जो कारण होता है वो होता है सन, सूरज और चंद्रमा या मून, ये जब अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं
अर्थ पे इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी है वो क्या करता है, इन पूरी अर्थ का जो सरफेस होता है ये इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल होता है। अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे, ये जो अर्थ है इसके वाटर, मान लीजिए यहाँ पे ओशियानिक वाटर है तो इसको क्या करेगा, पुल करेगा। इसकी वजह से क्या बन जाता है, इसकी वजह से जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, तो टाइड्स आने का क्या कारण है, सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल। वेव्स आने का क्या कारण है, विंड्स का फ्रिक्शनल ड्रैग। टाइड्स का सूरज और चंद्रमा के द्वारा अर्थ पे लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसकी वजह से जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको हम टाइड्स या ज्वारभाटा कहते हैं। अब तीसरा एक मूवमेंट होता है ओशियंस में वाटर का, वो है करंट्स, जिसको बोलते हैं करंट्स या धाराएं। हम देखेंगे करंट्स या धाराएं किसको बोलते हैं। तो देखिए करंट्स या धाराएं आपको बताता हूं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप जाने। पहली चीज तो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। दूसरा, वाटर का फ्लो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तो ओशन में वाटर का ऐसा मूवमेंट जो कि कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, और दूसरा एक निश्चित दिशा में है। ऐसा मूवमेंट अगर वाटर का होता है तो उसको हम करंट्स या धाराएं बोलते हैं। अब ये धाराएं थ्रू आउट द ओशियानिक वाटर्स चलती रहती हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे। ये है आपकी, यहां पे जाएं, ये है इक्वेटोरियल करंट, ये है आपकी इक्वेटोरियल करंट, ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम, ये है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये है कैनरीज करंट। क्लियर? ऐसे इंडियन ओशन में, ऐसे ही पैसिफिक ओशन में। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं, कॉन्टिन्यूअस आपको मिलेगी ये। दूसरा एक डेफिनेट डायरेक्शन है, देखिए एक डेफिनेट इसकी डायरेक्शन है, इसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन है। तो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो ऐसे मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे, करंट्स या धाराएं। अब धाराएं क्यों क्रिएट होती हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण है विंड्स। हवाएं क्या करती हैं, अपने साथ वाटर पे, जब ओशियनिक वाटर पे ये हवाएं चलती हैं तो अपने साथ उस सरफेस वाटर पे एक फ्रिक्शनल ड्रैग क्रिएट करती हैं, उसकी वजह से वाटर भी खिंचता है। विंड्स के अलावा और भी बहुत कारण होते हैं ओशियानिक करंट्स के, जैसे एक आगे आप पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स का जो शेप होता है। तो इन सब कारणों की वजह से ओशियानिक करंट्स ओरिजिन होता है उनका और मूवमेंट होता है। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक क्या है करंट्स की, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। अब इन सब कारणों के बारे में एक एक करके डिटेल में आपको एडवांस लेवल में पता चलेगा। अभी के लिए आप इतना जान लें कि जो ओशियानिक वाटर का मूवमेंट होता है वो 3 प्रकार से होता है, वेव्स, टाइड्स, करंट्स, तरंगे, ज्वारभाटा और धाराएं। वेव्स क्यों क्रिएट होती हैं, विंड्स, फ्रिक्शनल ड्रैग, उसकी वजह से क्रेस्ट एंड एब होगा। टाइड्स क्यों क्रिएट होती हैं, सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो पुल करता है वाटर को, उसकी वजह से मूव होता है। थर्ड, करंट्स या धाराएं, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। कारण क्या है, विंड्स हैं, सैलिनिटी डेंसिटी है, कोरियोलिस फोर्स है और कोस्टल लैंडफॉर्म का जो शेप है।
ये आप अभी समझ लें और इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला जो ओशन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। अब इस स्लाइड को आप थोड़ा सा पहले एक बार गो थ्रू हो जाएं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इसको आप जरा देख लें एक बार। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला तो ये सबसे बड़ा ओशन है, इट इज द लार्जेस्ट ओशन। तो जितने भी ओशियंस हैं, मेजर ओशियंस हमने अभी देखे थे 5, उनमें सबसे बड़ा अगर कोई महासागर है तो प्रशांत महासागर है। इसका जो अर्थ का टोटल सरफेस एरिया है उसका 1/3 केवल और केवल कौन सा है? प्रशांत महासागर। 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया प्रशांत महासागर है। फिर अर्थ में कुछ पार्ट्स होती हैं ट्रेंच, जिनको गर्त बोलते हैं। जब मैं प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा कि ट्रेंच या गर्त का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब जो सबसे गहरा जो एरिया है अर्थ पे कहीं पे भी, वो है मैरियाना ट्रेंच। ये मैरियाना ट्रेंच कहां पाया जाता है? पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। क्लियर? ये आप देखेंगे अपने मैप में तो फिलीपींस के पास ये है मैरियाना ट्रेंच। क्लियर? और मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से कैसे जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से कोलाइड होती है, तब जब एक प्लेट सिंक कर जाती है नीचे, तो इस सिंक होने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंच जैसा निर्माण हो जाता है। क्लियर? ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। कुछ ये जो पार्ट होता है आपका वो ट्रेंच कहलाता है, गर्त कहलाता है। जब दो प्लेट्स कोलाइड करती हैं, एक प्लेट जो भारी होती है वो हल्की प्लेट के बीनीथ सबसाइड कर जाती है और उसकी वजह से ट्रेंच क्रिएट हो जाता है। अभी के लिए मात्र इतना समझिए आप। ठीक, तो ये डीप होता है जो कि पाया जाता है अर्थ पे। डिफरेंट जो जोन्स ऑफ कन्वर्जेंस होते हैं प्लेट बाउंड्रीज में। अब वहां पे सबसे गहरा गर्त कहां पे पाया जाता है? पैसिफिक ओशन में, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। क्लियर? ये आपका मैरियाना ट्रेंच है। फिर हम पैसिफिक ओशियन का शेप देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन लगभग सर्कुलर शेप है इसका। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगभग इसका जो शेप है वो सर्कुलर है। क्लियर? तो सर्कुलर इन शेप होता है ये। फिर हम देखें कि पैसिफिक ओशियंस को सराउंड किन किन कॉन्टिनेंट्स ने किया हुआ है। तो आप यहां पे देखें, ये है आपका पैसिफिक ओशियन। इधर आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, उत्तरी अमेरिका वाला। क्लियर? ये आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है। ये आपका यूरेशिया वाला पार्ट है और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में क्या है? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका।
और पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में क्या है, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो ये तो रहा आपका पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ओशियन की तरफ, जो है आपका अटलांटिक ओशियन, और उसके बारे में भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। इसको आप जरा देख लें एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका अटलांटिक ओशियन है, वो आफ्टर पैसिफिक सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। क्लियर? ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। फिर अटलांटिक ओशियन का शेप कैसा है, इट इज एस शेप। आप देखेंगे अटलांटिक ओशियन कैसा शेप बनाता है, एस शेप बनाता है। ये देखिए आप, तो इसका शेप कैसा है, एस शेप, लगभग इस शेप का आता है। क्लियर? फिर आप अटलांटिक ओशियन के देखें, इसके किस साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में क्या है, ईस्ट में आप देखेंगे तो इधर क्या पड़ता है आपका, ईस्ट में ये है आपका यूरोप, जो वेस्ट यूरोप है। ठीक है, और ये है आपका अफ्रीका। ऐसे ही इधर आएंगे आप तो इधर पड़ेगा आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका पड़ेगा साउथ अमेरिका। क्लियर? तो इसके ईस्ट में पड़ता है यूरोप और अफ्रीका, और इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। आप लोग मैप पे देखते रहिए, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। क्लियर? फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जो अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन है वो कैसी है, हाईली इंडेंटेड है। और क्योंकि ये हाईली इंडेंटेड है, इसलिए ये आइडियल लोकेशन प्रोवाइड कराता है किसके लिए, नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स के लिए। तो कहने का मतलब इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कैसी है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन। जो इसकी तट रेखा है वो इंडेंटेड है, इसकी वजह से इसमें जो पोर्ट्स एंड हार्बर्स के लिए ये बहुत ही उत्तम लोकेशन है। क्लियर? आइडियल लोकेशन है। ऐसा क्यों, अब देखेंगे। अभी हमने देखा ओशियंस में वाटर का मूवमेंट होता है, वेव्स का, टाइड्स का, करेंट्स का। तो आप पोर्ट कहां पे बनाना चाहोगे, आप लोग पोर्ट के बारे में तो जानते होंगे। पोर्ट या पत्तन वो जगह है जहां से आप गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूवमेंट कराते हैं। क्लियर? तो आप पोर्ट्स किस लोकेशन पे चाहोगे, जहां पे कम से कम डिस्टरबेंस हो। जब वाटर का मूवमेंट होगा, करंट्स बनेंगी, वेव्स बनेंगी, तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा। तो आप पोर्ट उस जगह पे चाहोगे जहां पे मिनिमम डिस्टरबेंस हो।
क्लियर? तो मिनिमम डिस्टरबेंस कहाँ पे होगा? मान लीजिए इसी को ले लीजिए आप, इस लोकेशन को ले लीजिए, देखिए ये कितनी इंडेंटेड है, ये देखिए सीधी नहीं है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। अब इंडेंटेड कोस्ट लाइन में होता क्या है, क्या फायदा क्या होता है? मान लीजिए यहां पे इन्होंने पोर्ट बना दिया, इस लोकेशन पे वाटर का मूवमेंट यहां पे है कि नहीं? अब यहां पे इसके अंदर जहां पे मैंने अभी पोर्ट की लोकेशन दिखाई, वहां पे जो वाटर का मूवमेंट है, वेव करेंट्स एंड टाइड्स, उसका इंपैक्ट कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया में है। क्लियर? तो क्योंकि इंडेंटेड कोस्ट लाइन है तो प्रोटेक्शन मिल जाता है डिस्टरबेंसेस से। जो वाटर का मूवमेंट डिस्टरबेंस क्रिएट करता है उसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल जाता है, और उसकी ये कारण बनता है कि ऐसी जो इंडेंटेड कोस्ट लाइंस होती हैं वो आइडियल लोकेशन होती हैं किसके लिए? पोर्ट्स के लिए और हार्बर्स के लिए। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजिएस्ट ओशियन है, तो इट इज बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप पाएंगे, ध्यान से देखेंगे मैप में तो पाएंगे कि वर्ल्ड की जो दो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज जोन्स हैं वो अटलांटिक ओशियन के उस पे पाए जाते हैं। ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपका वेस्टर्न यूरोप। यहां पे आपका जो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ये कनाडा की जितनी भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, तो ये यूएस और कनाडा की इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो ये जोन्स जो है, दोनों जोन्स इंडस्ट्रियली बहुत रिच कंट्रीज हैं, और क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन्स हैं इसलिए इनके बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है गुड्स का। ठीक है? इसीलिए ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ये बिजिएस्ट पार्ट ऑफ इंटायर, जितने भी ओशियंस हैं उनमें सबसे बिजिएस्ट रूट अगर कहीं का है तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हुई ये चीजें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ओशियन के बारे में जानते हैं, और वो क्या है आपका इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, आपका अपना महासागर। ठीक है? जिस आपके अपने महासागर में चाइना ने अभी आपको बहुत चैलेंज किया हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं इंडियन ओशियन। आप इस स्लाइड को थोड़ा सा एक बार ढंग से देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इस पे। ठीक है, देखते हैं। तो पहली चीज, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका जो नॉमेनक्लेचर है वो एक कंट्री के नाम पे किया गया है। किसके नाम पे? इंडिया के नाम पे। बाकी पैसिफिक किसी कंट्री का नाम है क्या? अटलांटिक किसी कंट्री का नाम है क्या? नहीं। बट इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नॉमेनक्लेचर किसी कंट्री या इंडिया के नाम पे किया गया है। अब इंडियन ओशन का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर, त्रिकोण। ठीक है? ट्रायंगुलर। देखिए ये है इंडियन ओशन, लगभग इसका जो शेप आता है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का आता है। क्लियर? फिर थर्ड पार्ट, अब देखिए इंडियन ओशन के किस पार्ट में किधर कौन सा कॉन्टिनेंट पाया जाता है। ये आपका इंडियन ओशन। ठीक है? ऊपर क्या पाया जा रहा है आपका? ऊपर ये है इंडिया, इसके ऊपर यूरेशिया का पार्ट,
इधर है आपका अफ्रीका, इधर है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो ये कॉन्टिनेंट्स इसको फ्लैंक करते हैं। ऊपर है इसका एशिया, ठीक है, ये है एशिया वाला पार्ट। ये है आपका वेस्ट में अफ्रीका आ जाएगा और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो रहा आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब आप लोग एटलस में हिंद महासागर को ढंग से देखिए और वहां पे डिफरेंट आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, उनको देखिए। जैसे ये है आपका इंडिया के इधर लक्षद्वीप। क्लियर? उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको मालदीव्स मिलेगा, इधर जाएंगे श्रीलंका, अंडमान निकोबार, इधर आएंगे सेशल्स, मेडागास्कर। ठीक है, ये आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक, तो ऐसे डिफरेंट आइलैंड्स पाए जाते हैं इंडियन ओशन में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट ओशन के बारे में जानते हैं। वो हैं आपके आर्कटिक ओशियन और सदर्न ओशियन। तो इस स्लाइड को जरा आप एक बार देख लें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर्कटिक ओशियन से। तो आर्कटिक ओशियन की जो लैटिट्यूड वाइज अगर आप लोकेशन देखेंगे तो जो आर्कटिक सर्किल होता है, आर्कटिक सर्किल कितना होता है? 66 आर्कटिक सर्किल उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, ये है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल। और इस सर्किल के ऊपर पोल्स तक का जो लैटिट्यूड जोन है वो है आपका आर्कटिक ओशन वाला जोन। ठीक है, तो ये आपका टॉप व्यू है, जो ये आप देख रहे हैं इमेज, ये है आपका टॉप व्यू। इसमें ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, ये है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये आप क्या पड़ जाएगा? आर्कटिक ओशियन। ये क्या है आपका? नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। क्लियर? तो 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वाला जो जोन है पोल्स तक का, नॉर्थ पोल तक का, उसको, वो कौन सा जोन है? आर्कटिक ओशन वाला जोन। फिर दूसरा इसका पॉइंट क्या है? आर्कटिक ओशन जो है वो पैसिफिक ओशियन से कैसे कनेक्ट होता है? पैसिफिक ओशियन से एक नैरो सैलो वाटर, छिछले वाटर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, जिसको यहां पे एग्जैक्ट नेम दिया गया है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू जो आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट होता है। अब यहां पे आप देखें, ये है आपका आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये है आपका इधर पैसिफिक ओशियन, और ये जो नैरो जोन है सैलो वाटर का, इससे आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। क्लियर? इसको आप लोग एक बार देख लें।
ये आपका टॉप व्यू है, ऊपर से लिया गया है पोल का व्यू। अब जो आर्कटिक ओशन होता है ये किससे बाउंड होता है? कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो इट इज बाउंड बाई द नदर्न कोस्ट ऑफ यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका। तो जो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया का जो नदर्न कोस्ट होता है वो इसको फ्लैंक करता है। क्लियर? तो यहां पे आप पाएंगे तो यूरेशिया और जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है ये आपका यूरेशिया वाला है और ये नॉर्थ अमेरिका वाला, ये दोनों आर्कटिक ओशन को फ्लैंक करते हैं। क्लियर? आप इसको इस टॉप व्यू से ना समझ पा रहे हो तो ऐसे समझिए, ये है आपका आर्कटिक ओशन, 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है ये लैटिट्यूड। इसके ऊपर का जो जोन है और उधर ये स्फीयर होगा ना, तो ये जो है ये लाइन दिखा रहा है और फिर उधर जो स्फीयर वाला जोन है ये है और बीच में है आपका ये नॉर्थ पोल, ये है आपका नॉर्थ पोल। क्लियर? तो इसके ऊपर वाला जो ओशन वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन को फ्लैंक कौन करता है? इधर आपका यूरेशिया है, ये देखिए ये आपका यूरेशिया वाला पार्ट है और ये नॉर्थ अमेरिका वाला। तो नॉर्थ अमेरिका फ्लैंक कर रहा है इसको, यूरेशिया फ्लैंक कर रहा है। ये है आपका आर्कटिक ओशन। ठीक है? और ये है आपका पैसिफिक ओशन। तो ये यहां से ये है बेरिंग स्ट्रेट, ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ये वाला जो पार्ट था ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ये टॉप व्यू में है और ये फ्रंट व्यू में है। ये बेरिंग स्ट्रेट से आर्कटिक पैसिफिक से कनेक्ट होता है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट ओशन के बारे में जानते हैं और वो है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन, तो सदर्न ओशन जो होता है वो जो एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसको इंसर्किल करता है। ठीक है? तो एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहां है आपका? ये है आपका एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इस एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को, ठीक है, कौन इंसर्किल करता है? सदर्न ओशन। ये है आपका सदर्न ओशन वाला पार्ट पूरा। करीब करीब जो 60 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड आपका पड़ता है यहां तक, इस एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक जो ओशियानिक वाटर बॉडी है उसको हम सदर्न ओशियन बोलते हैं। ठीक है? अब इसको हम देखेंगे, पांचों ओशियंस हमने देख लिए, पैसिफिक या प्रशांत महासागर, फिर हमने अटलांटिक महासागर देखा, फिर हमने इंडियन ओशियन देखा, फिर हमने आर्कटिक और सदर्न ओशियन भी देख लिया। क्लियर? तो ऐसे करके हमने पांचों ओशियंस के बारे में जानकारी ले ली। अब जो कल का आपका लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, भूमंडल पढ़ लिया, फिर हाइड्रोस्फीयर आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, जहां मैंने आपको ओशियानिक वाटर मूवमेंट्स बताए, डिफरेंट ओशियंस बताए, और कल के लेक्चर में मैं आपका एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, इसमें मैं एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, इसकी अवसंरचना क्या होती है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको वहाँ पे बायोस्फीयर या जीवमंडल के बारे में भी बताऊंगा। तो कल आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें चैप्टर 5 जो कि था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, वो कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है? तो आप लोग तब तक ये काम करिए, मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए। मैप में जो आज मैंने आपको ओशंस बताए हैं
और इसके पिछले वाले लेक्चर में कॉन्टिनेंट्स बताए थे ड्रॉ करना, उन सब को मिला के वर्ड मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को लोकेट करने की कोशिश करिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।